रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी यूटेट मैथ का पेपर हुआ है, पेपर 2। तो उसमें जो मैथ और साइंस का पोर्शन है, तो मैं आज आपका मैथ और साइंस का जो पोर्शन है वो मैं कवर करूँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जैसे मैथ से स्टार्ट करेंगे। तो मैथ्स का देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल अपर वर्टेक्स इज 15 मोर देन द बोथ बेस एंगल एंड अपर वर्टेक्स विल बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 70 होगा। क्यों 70 होगा? अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। तो इसके ये वाले जो एंगल हैं वो कह रहा है एंड अपर वर्टेक्स इज 15 मोर देन द बोथ है। तो ये आपका जो बेस एंगल है वो मान लीजिए, अगर उसकी वैल्यू, ये आप ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बनाने में ये जो बेस वैल्यू है, अगर इसको एक्स ले लेते हैं, इसको एक्स ले लेते हैं, तो जो इसकी वैल्यू होगी अपर वर्टेक्स की वो x प्लस 15 हो जाएगी। और अगर इन तीनों को प्लस करेंगे तो 3x प्लस 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 180। तो यहाँ से आपका जो होगा 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 165। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 55। तो यहाँ से आपका जो ये वाला एंगल है इसकी वैल्यू 55, इसकी वैल्यू 55। तो 55 50 प्लस 5 110, और 100 तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 110 से माइनस करेंगे तो आपका आएगा, आंसर आएगा 70 डिग्री। तो 70 डिग्री है सर, राइट। सेकंड देखते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग इज़। तो इसमें देखिए लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट, इसमें तो मैथमेटिक्स होती है इंपॉर्टेंट। और साइंस, साइंस में भी देखिए हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं। तो साइंस जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री में देखिए जो रिएक्शंस होती हैं उनको बैलेंस करना होता है कि केमिस्ट्री में कैसे बैलेंस रिएक्शन की जाती है। ऐसे ही आपका जो है बायोलॉजी में भी यूज़ होता है। तो सब में देखिए तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो आपका सी ऑप्शन सही रहेगा, ए एंड बी और बोथ। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज़ द नेसेसरी टू रिमूव लर्निंग रिलेटेड मिस्टेक एंड लॉन्स। देखिए अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है। जैसे मतलब बच्चे लोग लर्निंग कर रहे हों, उसमें अगर उनकी गलतियां हो रही हैं, कमियां हो रही हैं, तो सबसे अच्छा उसका होता है रिमीडियल टीचिंग। रिमीडियल टीचिंग कराई जाती है कि जैसे बच्चे कोई टेस्ट आपने कराया, कोई टेस्ट कराने टेस्ट या आपने टेस्ट किया, तो उसका पर्पज़ ये रहता है कि बच्चों की कमियों को देखा जाए, बच्चे कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, फिर उन गलतियों और कमियों के बेसिस पे उनको फिर से उस चीज़ की टीचिंग कराई जाए, उसको कहते हैं रिमीडियल टीचिंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक वर्ग वृत्त समबाहु त्रिभुज के परिमाप समान है तो न्यूनतम क्षेत्रफल क्या होगा। इफ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सेम देन द मिनिमम एरिया विल बी। देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका स्क्वायर, ये हो गया आपका सर्कल, ये हो गया ट्राइंगल। सबका जो पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 = 2 पाई आर, ये भी होता है 2 पाई आर, इसका क्या हो जाएगा 3a। तो इन सब की वैल्यू को हम 1 मान लेते हैं। सब लेट सपोज कर लिया हमने 4a = 1, 2 पाई आर = 1 एंड 3a = 1, क्योंकि सब पैरामीटर हैं। तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/4 जो स्क्वायर के लिए होगी। आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/2 पाई, और यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब देखिए हमसे क्योंकि मतलब मिनिमम एरिया पूछ रहा है, ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 का 1/16, और इसका क्या हो जाएगा πr²। तो पाई आर की वैल्यू हो जाएगी 4, तो पाई पाई से कट जाएगा 4 पाई। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया आपका, देखिए ये आ गया 1/16, और ये आ गया 7। अगर इसको जैसे पाई की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, जो 22 है वो आपका नीचे चला जाए, नीचे रहेगा, और 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7/88 आ जाएगा ये, ठीक है। और जो थर्ड वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 1/12√3, ठीक है, ये इतनी आ जाएगी। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो सॉल्व करने पे आएगा ये आएगा 12.5। अगर 7 को कट कर देंगे तो ये फाइनल में आ जाएगा आपका 1/16, और 1/16 एंड 1/12.5, और इसको 12√3 को सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो समथिंग 20 पॉइंट करके कुछ आएगी वैल्यू, ठीक है। तो अब देखिए जिसका
जिसमें जो नीचे डिनोमिनेटर होता है, मतलब जो आपका हर होता है, वो जितना बड़ा होगा वो नंबर उतना ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो अगर इसमें देखेंगे तो जो ये समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था, इसके नीचे में 20 आ रहा है, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू होगा, इसका जो डिनोमिनेटर है वो ज़्यादा बड़ा है, इसका मतलब ये वैल्यू सबसे लेस आएगी। उसके बाद में ये वैल्यू आएगी लेस। उसके बाद में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो ये होगी, मतलब सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल होगा वो वृत्त का होगा, उसके बाद जो क्षेत्रफल होगा वो वर्ग का होगा, और जो सबसे कम होगा वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन रहेगा करेक्ट, वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 हो तो उनके आयतन का अनुपात। ये तो आपको पता ही होगा, डायरेक्ट फार्मूला है कि जैसे R1 R2 दिया है, आयतन का आपको पता है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई पाई और 4/3 कट जाएगा, दोनों का क्यूब कर लेंगे तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह है। देखिए, सबसे जो इकोनॉमिक होता है, जैसे इकोनॉमिक्स होता है हम लोगों का कि हम लोगों की सैलरी कितनी है, कितना एक्सपेंड करना है, हम लोग बाहर जाते हैं तो खर्चा कितना हुआ, बचत कितनी हुई, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। तो जितना मैथ का यूज़ होता है वो हमारा जो है इकोनॉमिक में जो है ज़्यादा यूज़ होता है, कंपेयर देन आपका साइकोलॉजी में हुआ या सामाजिक में हुआ सर्वाधिक। क्योंकि देखिए, देखो, थोड़ा थोड़ा यूज़ सब में होता है, ठीक है, आपका साइकोलॉजी में भी जो टेस्ट होते हैं उनमें भी जो है यूज़ होता है, बट इसमें सर्वाधिक पूछा है इसलिए इसमें ये आर्थिक सही आंसर होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। है x/y = 7/5। अब देखिए, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू को 7 लेट कर लेना है, y की वैल्यू को 5 लेट कर लेना है, और यहाँ पे पुट कर देंगे तो 35 - 10 और 21 + 10, तो ये आ जाएगी 25/31। तो ये आपका आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप अपने में देख लीजिएगा कि मतलब 25/31 किस में है। देखते हैं, गणित शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। गणित में मनोरंजन को स्थान देना चाहिए, बिल्कुल सही। गतिविधि आधारित अध्ययन को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल सही है। बच्चों को ज्ञान के प्रदर्शन का मौका देना चाहिए, बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। एक्स का वास्तविक मान जिसके लिए मॉड एक्स लेस देन 3 है, तो आपको पता होगा जो मॉड एक्स होता है, मॉड एक्स, इसकी वैल्यू जो हमेशा होती है वो -x और +x के बीच में होती है। मतलब -x से ये जो होता है ये ग्रेटर देन होता है और x से लेस देन होता है। तो x लेस देन यहाँ पे दिया हुआ है 3, ठीक है, तो x लेस देन दिया हुआ है, तो ग्रेटर देन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉरी, ये हो जाएगा -3 ग्रेटर देन x लेस देन 3। ये आपका जो आंसर होगा, मतलब ये वाला जो आंसर है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, x = 2 + √3 = आपको सॉल्व करना है x² + x की पावर -2। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू जैसे है, ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, पहले डायरेक्ट स्क्वायर कर लेंगे, डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 2 2 ज़ा 4 और 3 का, तो 3 4 + 3 करेंगे तो 7 + 2 2 ज़ा 4 4√3 आएगा इसका एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब ऐसे ही अगर उल्टा करके करेंगे तो ये कितना आएगा, 1/7 + 4√3। अब आपने रैशनलाइजेशन पढ़ा होगा, इसमें क्या करते हैं, परिमेयकरण जिसको कहते हैं, तो ये क्या होगा, 7 - 4√3 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 7, और नीचे क्या होगा, जब दोनों में 7 - 4√3 करेंगे तो 1 + 1 माइनस फार्मूला लग जाएगा a² - b² का, तो 49 माइनस 4 चौको 16 तियाँ 48, तो नीचे जो होगा वो 1 आ जाएगा, तो जो ऊपर बचेगा वो 7 + 4√3 प्लस जो है 7 - 4√3 4√3 कट जाएगा और 14 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि ए बी सी में 1/2 ये आपके एंगल दिए हैं, दिया है 80 डिग्री, और एंगल सी आपको बताना है, ठीक है। तो अब क्या करिए, इसमें से दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहला आप क्या है, जैसे ये लगा हुआ है कि यहाँ पे सबका एलसीएम कर लेंगे, तो 2 3 2, इन सब का जो एलसीएम करेंगे वो कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका 2 2 3 जा 6 6 एलसीएम आ जाएगा।
अब 6 से 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 480 और यहाँ पे सारी वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, और आपको पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हमारा क्या दिया है 180 पहले से दिया है। और यहाँ पे जो वैल्यू है, अब यहाँ पे देखिए 3a इधर है 3b इधर है, तो 3 से कॉमन ले लेते हैं और यहाँ a प्लस बी बचेगा और यहाँ 2c इज इक्वल टू 480 हो गया ये। अब देखिए a प्लस बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे देखिए a प्लस बी की जगह हम 180 माइनस सी रख सकते हैं। तो यहीं पे हमने क्या किया है 3 180 माइनस सी रख दिया है प्लस 2c इज इक्वल टू 480। और यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 540 माइनस ये हो जाएगा, ओपन होगा ब्रैकेट ओपन होगा 3c प्लस टी, तो ये माइनस का c आएगा इज इक्वल टू 540 से इतना माइनस कर देंगे तो c की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी 60। तो 60 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको दिया हुआ है, ठीक है, √3 सेंटीमीटर। अब आपसे देखिए इसका डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट देखिए परिमाप पूछ रहा है तो पता है परिमाप तीनों भुजाओं का सम होता है। ठीक है, तो तीनों भुजाएं अगर ये √3 अगर मान लीजिए हम लोग इसको 2 लेट करते हैं तो तीनों भुजाओं का सम कितना हो जाएगा 6। तो 2 अगर इसको लेट करेंगे तो ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, और जब ये जो हाइट होती है तो ये आधी रह जाएगी, और इससे अगर इसका निकालेंगे तो ये √2 आएगा, और इससे इसको सॉल्व करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो ये √3 आ जाएगा। इसका मतलब है इन सब की जो साइड की लेंथ होगी वो 2 होगी, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। ये आप शॉर्ट ट्रिक से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए दो धन पूर्णांकों में महत्तम समापवर्त ये मतलब ये आपका एचसीएफ दिया हुआ है, तथा लघुत्तम समापवर्त मतलब एलसीएम ये आपको दिया हुआ है। यदि एक संख्या 24 है तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। आपको फार्मूला पता होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो 12 गुणे 72 इज इक्वल टू 24 गुणे एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी 36, और दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है तो 36 माइनस 24 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। ये देखिए 7/11 मीटर व्यास के एक पहिए द्वारा 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगे चक्रों की संख्या है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, व्यास क्योंकि दिया हुआ है आपको, जैसे मान लीजिए ये आपका पहिया है, ठीक है, तो अगर इस पहिए के जो आपका जो पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस है, अगर इसको खोल देंगे तो सीधी लाइन बन जाएगी एकदम, मतलब सीधी लाइन बन जाएगी। तो इसके जो सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है, क्योंकि पहिया गोल होता है, ठीक है, तो गोल का फार्मूला क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो व्यास कितना दिया है 7/11, तो व्यास की जगह अगर हमको इसकी रेडियस निकालनी हो तो रेडियस क्या हो जाएगी 7/11/2, मतलब 11 मल्टीप्लाई बाई 2, तो मतलब 7/22 क्या हो जाएगी इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, फिर इसमें फार्मूला लगा देंगे, तो वृत्त का जो है पेरीमीटर का सरकमफ्रेंस फार्मूला क्या होता है 2πr, तो 2πr में इसकी जो है r की वैल्यू रख देंगे, तो r की वैल्यू रख के और पाई की वैल्यू 7/22 रख देंगे। जब इससे सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो इसके सरकमफ्रेंस आएगी, इसकी डिस्टेंस जो लेंथ आएगी वो आएगी 2 मीटर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे सॉल्व है तो ये आएगी 2 मीटर। अब देखिए एक जो पहिया है उसकी सरकमफ्रेंस अगर 2 मीटर है तो 4 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगेगा। तो इससे इक्वेशन बना सकते हैं कि एक चक्कर में कितना चलता है, जब एक चक्कर घूम जाता है तब 2 मीटर चलता है, ठीक है, या 2 मीटर चलता है एक चक्कर में तो आपका कितना है 4 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, मतलब कितना हो जाएगा 4000 मीटर कितने में चलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 4000, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2000 सर्किल, मतलब 2000 चक्कर जो होंगे वो आपको लगेंगे, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ये देखिए A/B इज इक्वल टू 3:5 एंड B/C इज इक्वल टू 7:8, तो 2A/3B। अब देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा मेथड होता है कि जो आपको रेशियो दिए होते हैं, जैसे A/B दिया है और B/C दिया है, तो B के नीचे आप B लिख लीजिए और C के नीचे आप C लिख लीजिए। ये शॉर्ट ट्रिक होगी, अगर आपने कंपटीशन की तैयारी की होगी तो ऐसे ही सॉल्व करते देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें दिया हुआ है 3:5 और दूसरा दिया है 7:8। अब देखिए इन दोनों में को हम क्या करते हैं, ये दोनों हमारे कॉमन है, मतलब इनकी वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए, और इनकी वैल्यू एक जैसे कैसी आएगी,
अब ये देखिए ये दोनों जो है प्राइम नंबर हैं, ठीक है, ये दोनों को प्राइम नंबर है, मतलब ना 5 में से कोई नंबर ऐसा आ रहा है जो मतलब इनका एच सी एफ वन ही आ रहा है, बाकी कोई नंबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों नंबर को 7 से डिवाइड कर देंगे और इन दोनों नंबर को 5 से डिवाइड कर देंगे, मतलब इस नंबर से। तो इसको इससे करेंगे तो 21 आएगा, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, 7 × 5 = 35, और इससे इससे फिर 35, तो एक ही है तो कि कॉमन ले लेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, तो 8 × 5 कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, और 2a 3b 4c पूछ रहा है, अब इसको क्या करेंगे, 2a करेंगे तो ये 42 हो जाएगा, 3b करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 को कितना 105 हो जाएगा आपका, 35×2 = 70, फिर 105, और ये कितना हो जाएगा 7c 7×4 = 28। ठीक, 280। अब देखिए 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7×6 = 42, ठीक है, 7×7 7×5 = 35 और 7×4 = 28, तो 6:15:40 ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा कह रहा है यदि x³ + x² - 17x + 15 का एक गुणनखंड x-3 हो तो शेषफल, ये आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी होगी कि जैसे अगर ये इसका अगर कोई दिया होता है फैक्टर, तो x-3 = 0 कर लेते हैं, तो x = 3, और ये जो x = 3 होता है ये डायरेक्ट हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जो इक्वेशन में पुट करने पे जितनी वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, वो हमारे रिमाइंडर रहता है। ठीक है, तो x = यहाँ पे 3 क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो x³ कितना होगा 27, x² 9, और ये कितना हो जाएगा 7×3 = 51, और ये 15। इन सबको प्लस करेंगे और प्लस करके माइनस करेंगे तो आंसर आपका 0 आएगा, मतलब जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है एक चर x का माध्य m है, तो चर y = x-4/5 का माध्य क्या होगा। अब देखिए x का माध्य आपको डायरेक्ट दिया है m है, और तो y का y = इतना दिया हुआ है, तो पूछ रहा है y का माध्य क्या होगा। जाहिर सी बात है अगर y e का माध्य पूछ रहा है तो x की जगह डायरेक्ट, क्योंकि x = m दिया हुआ है, ठीक है, माध्य दिया है m है, तो x की जगह कुछ नहीं करना, x की जगह उठा के m पुट कर देंगे, तो x m-4/5 ये आपका आंसर हो जाएगा। दिए गए बिंदु युग्म से गुजरने वाली वृत्त की संख्या कितनी होती है, ये आपका आंसर इनफाइनाइट होता है। यदि r एक शून्य अपरिमेय संख्या है और x अपरिमेय संख्या है तो आर एक्स क्या होगा। देखिए आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, ठीक है, ये आपका 10th के एनसीईआरटी में मिल जाएगा। 10th के एनसीईआरटी में होता है कि अगर एक कोई परिमेय संख्या, अगर दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, अगर उनका गुण जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी करते हैं तो हमेशा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलती है। लेकिन अगर एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है तो इन दोनों में अगर जोड़ घटाना गुणा भाग आप कुछ भी करेंगे तो हमेशा जो आपको नंबर मिलेगा वो अपरिमेय संख्या मिलेगी, मतलब इर्रेशनल नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, ये देखिए 2, 4, 6, 8 रेशियो 2n का एवरेज क्या होगा। अब देखिए इसका औसत पूछ रहा है, औसत का क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय जितने भी ऑल नंबर ऑफ मतलब जितने भी नंबर दिए होते हैं। तो इसका देखिए ये जो सीरीज बन रही है वो कैसे बनी, 2, 4, 6, 8, तो ये एपी में सीरीज बन रही है, तो एपी के सम का फार्मूला लगा देंगे। एपी के सम फार्मूला क्या होता है, n/2 a + n l। एल क्या होता है, अगर आपको लास्ट टर्म दिया होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, एल की वैल्यू रख देते हैं, तो एल की वैल्यू होती है लास्ट टर्म, तो एन की वैल्यू यहाँ दी है 2n। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एन की वैल्यू दी है 2n, तो 2n/2 हो जाएगा, और ए की वैल्यू हमें कितनी दी है 2, और एल की वैल्यू कितनी दी है 2n, तो 2 से 2 ये कट जाएगा, और ये वाला जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2n+1। और क्योंकि इसका क्या कह रहा है, आपको एवरेज निकालना है, ठीक है, तो एवरेज निकालने क्या क्या करेंगे कि ये जितने नंबर हैं, ठीक है, उतने से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल नंबर कितने हैं हमारे 2n है, तो इसको डायरेक्ट क्या करेंगे 2n से डिवाइड करेंगे, और 2n से डिवाइड करेंगे तो 2n कट जाएगा, n+1 बचेगा, मतलब इसका जो आंसर होगा आपका n+1 होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
गणित शिक्षण की विधियों में संबंध में निम्नलिखित में से असत्य है। असत्य देखिए, अब इसमें बताना है आपको आगमन विधि में असत्य, ये ध्यान रखिएगा। आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य के सूत्रों गणित सूत्र प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगमन मतलब क्या होता है, पहले आपको एग्जाम्पल देना है, फिर आपको फार्मूले पे जाना है, और जो फार्मूला होता है वो सामान्य होता है, तो और जो उदाहरण होता है वो विशिष्ट होता है। तो आगमन विधि में हमेशा विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, और निगमन विधि में इसका उल्टा हो जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। तो ये दोनों तो सत्य हैं। बचा तीसरा, अनुसंधान विधि के द्वारा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक और गणितीय दृष्टिकोण का विकास किया जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, क्योंकि मेरी समझ से तो ये क्वेश्चन सही है, ये भी सही है, तो मेरी इसमें से होगा कि इनमें से कोई नहीं है, मतलब नन ऑफ दिस। तो लेकिन मुझे इस चीज़ पे डाउट है, ये दोनों तो नहीं होंगे। सी ऑप्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पे मुझे डाउट है। तो इन दोनों में से कोई, लेकिन मेरी समझ से है कि ये ऑप्शन भी सही है, तो इसमें से इनमें से कोई नहीं हो सकता है। वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने सर्च किया था काफ़ी, तो सब में आया था कि जो क्लासरूम की कंडीशंस होती हैं वो मैनेज करना टीचर के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है, कि जो बच्चे हैं वो शोर ना करें, बच्चे पढ़ाई में ध्यान दें। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें कक्षा संचालन की योग्यता जो आंसर होगा वो मेरी समझ से एकदम करेक्ट हो आंसर होगा। अगर आप लोग भी कहीं सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको क्लासरूम मैनेजमेंट का ही जो एक प्रमुख समस्या है वो मिल जाएगी, क्योंकि क्लासरूम मैनेजमेंट करना ही शिक्षक का एक सबसे बड़ा टास्क होता है। यहाँ पे देखते हैं, ए एक सम धन पूर्णांक है तथा बी एक विषम धन पूर्णांक है, तो सत्य कथन होगा। जैसे ए इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, बी इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, देन द ट्रू स्टेटमेंट इज। अब देखिए, अगर आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप ए सम धन पूर्णांक है मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, समझ लीजिए 2 लीजिए। बी इज एन ऑड पॉजिटिव है, तो ऑड 3 ले लीजिए। अब क्या करिए, इन सब में पुट करा के देखिए। ठीक है, अगर इसमें पुट कराएंगे तो क्या आएगा 2, और b -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। बट यहाँ पे ऑड दिखा है तो ये गलत हो जाएगा पहला वाला। दूसरा है a - b, b - 1, a-1 करेंगे तो 1 आएगा, b -1 करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो ये भी 2 आएगा, तो ये ऑड लिखा है मतलब ये भी गलत हो गया। थर्ड देखिए, ए की वैल्यू कितनी है 2, और b -1 कितना हो जाएगा 3 - 1 2, 2 दूनी 4, मतलब ये क्या है इवन लिखा है, इसका मतलब ये आंसर क्या होगा आपका सही होगा। लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, a+1 मतलब ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4, दोनों को मल्टीप्लाई 3 चक्कू 12, ये इवन है, जबकि यहाँ ऑड लिखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, ए ब्रैकेट में b-1। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द नंबर ऑफ एजेस इन, रुकिए इसको इरेज कर देते हैं। देखते हैं, द नंबर ऑफ एजेस इन अ पॉलीहाइड्रन गिवन 8 फेसेस एंड 6 वर्टेक्स विल बी। देखिए, जो आपका जो है बहुफलक होते हैं, अगर 8 फलक हैं और 6 शीर्ष हैं, तो हमेशा याद रखिए इसमें जो एजेस होते हैं, एजेस की संख्या 12 होती है। ठीक है, अगर 8 फलक हैं 6 शीर्ष हैं, अगर आप ऐसे देख सकते हैं, अगर कोई क्यूब है, ठीक है, अगर क्यूब है तो क्यूब की जो होते हैं वो 8 फलक होते हैं, मतलब जो 4 तो होंगे, मतलब सॉरी, हाँ हाँ, मतलब 8 फलक होंगे, मतलब 8 जो क्या होंगी फेसेस होंगी उसकी, 6 वर्टेक्स होंगी, और 12 क्या होंगी, 12 आपकी क्या होंगी, 12 आपकी एजेस हो जाएंगी। एजेस मतलब जो किनारियाँ होती हैं उसकी, वो संख्याएं के लिए सही संबंध है। अब देखिए, इसका जो है तो पहले क्या करेंगे, इसका मीन निकाल लेंगे। मीन के लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट सबको सम प्लस करना पड़ेगा और डिवाइड बाई जितने नंबर हैं, तो कितना है 63 है, 60 इन सबको प्लस करेंगे तो 63 आएगा, मतलब इसका 7 मीन आ जाएगा। और मीडियन कैसे निकालेंगे, इनको सबको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, इनको सेट कर लेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर करेंगे तो 5 5 6 6 7 8 8 8 8 3 बार है, और लास्ट में कितना आ जाएगा 10। ठीक है, फिर इसमें से क्या करते हैं हम लोग, इसमें से क्या करते हैं, यहाँ से 4 इधर निकाल देंगे, 4 इधर निकाल देंगे, जो बीच वाला नंबर बचेगा ये हमारा मीडियन होता है, तो 7 यहाँ मीडियन हो जाएगा। तो देखिए 7 मीन भी था, 7 मीडियन भी था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू मीडियन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
यदि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड 5Z, ये अगर देखिए आपको एक्स वाई दिया हुआ है, वाई जेड दिया हुआ है, इसका आंसर जो होगा ये 1/2 आएगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा ये 1/2 आएगा। देखिए पहले एक्स वाई जेड दिया हुआ है, तो अगर आप चाहिए तो पहले एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड निकाल लीजिए। अगर एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड निकालेंगे तो 1:3 एंड 5 रेशियो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ये आपका अभी जो पीछे बताया था, तो ये क्या हो जाएगा 5:15:3 के। ठीक है, ये आ जाएगा आपका एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। और यहाँ से देखिए वाई जेड टी, जेड टी और एक्स, जेड रेशियो टी रेशियो एक्स, इसका रेशियो निकालेंगे तो जेड रेशियो टी दिया है 2:5 और ये दिया है 3:4। तो ये कितना हो जाएगा 3×2 = 6 एंड 15 और ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये रेशियो किसका आ जाएगा जेड टी, सॉरी जेड टी एक्स दिया हुआ है, सॉरी जेड टी एक्स दिया हुआ है। अब देखिए जेड, यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या दी है 3 के दी है, और यहाँ पे जो है जेड की वैल्यू क्या आई है 6 आई है। तो 3k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। यहाँ से जो है इसकी वैल्यू 2 आ रही है, 3k इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट है, क्योंकि मैंने मतलब जैसे नेट पे देखा था या उस पर सर्च किया था, तो इसका आंसर इसमें 1/2 दिखा रहा था, बट सॉल्व करने पे ये आंसर 2 आ रहा है। तो एक बार आप चेक करके कमेंट में बता दीजिएगा कि इसका आंसर ज़्यादातर लोगों का क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है या 2 आ रहा है। एक बार मैं भी चेक करके आपको कमेंट में पिन कर दूंगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। वैसे अभी तो सॉल्व करने पे ये 2 ही आ रहा है। नेक्स्ट चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको इक्वेशन दी है, को x+2 से डिवाइड करना है, तो भागफल क्या होगा। तो ये आप तो डायरेक्ट डिवाइड ही कर लेंगे, तो x+2 जैसे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्योंकि आप भागफल पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे डायरेक्ट क्या करेंगे x+2 लिखेंगे और डायरेक्ट क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे। 2x⁴ प्लस 3x क्यूब माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, तो पहले कितने जाएगा, पहले जाएगा x³ से, x³ क्योंकि हमको यहाँ 2x⁴ लाना है, तो यहाँ पे x है तो क्या करना पड़ेगा 2x³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो जाता है क्योंकि यहाँ x³ है, इन दोनों में 2x³ है। तो पहले हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर हम लिख लेते हैं 2x³ से। तो 2x³ से करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ 2x⁴, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, फिर यहाँ पॉजिटिव लगेगा और यहाँ क्या आ जाएगा 2×2 = 4 x⁻³। अब क्या होगा ये माइनस ये कट जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये और 4 बड़ा है क्योंकि तो माइनस का x³ आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा माइनस का 2x²। अब देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे -x³ है, तो जाहिर सी बात है -x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा -x³। माइनस से इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस आएगा तभी तो साइन चेंज करके प्लस का लगाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस और ये क्या आ जाएगा 2x²। तो ये प्लस हो गया ये प्लस हो गया, ये दोनों कट जाएंगे, लास्ट में क्या बचेगा आपका 3x + 6। तो इसकी डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई करा देंगे +3 से करा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा पूरा पूरा कट हो जाएगा। तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो है 2x³ - 6² + 3 ये आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। अब आपने ये तो पढ़ा होगा कि जैसे कोई पॉइंट है, ठीक है, जैसे ये मान लो पॉइंट है 2, 5 और यहाँ पे एक पॉइंट है -2, 9 और यहाँ से मान लीजिए और ये पॉइंट हमने ले लिया x, y। तो कह रहा है कि ये समदूरस्थ है, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है और जो इसके पॉइंट की डिस्टेंस है ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और जब दोनों को बराबर रखेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इज इक्वल टू क्या होगा इसकी डिस्टेंस, मतलब इसका डिस्टेंस निकालेंगे इसका डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे। तो अगर क्या करेंगे हम लोग, अगर इसको x1 x2 ले लेंगे, इसको x1 y1 ले लेंगे तो x को क्या लेंगे x2
y2, ठीक है, x2 y2। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, x2 माइनस x1, तो x2 कितना दिया है, x2 दिया है 2, और x1 कितना दिया है, x1 दिया है x, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ऐसे y2 कर लेंगे, y2 कितना दिया है -5, और y1 कितना दिया है, y1 दिया है y, तो -5 y1 का स्क्वायर, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4, ये आ जाएगा आपका प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 4 एक्स प्लस ऐसे ही, क्योंकि इसका माइनस कॉमन लेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस ही हो जाएगा। अगर डायरेक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 10y, ठीक है। ये आपकी एक तरफ की डिस्टेंस आ गई। ऐसे ही दूसरी तरफ की डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को बराबर रखेंगे, दोनों को बराबर रख के सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो आपकी -7 आएगी, ठीक है। x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी -7 आ जाएगी, और क्योंकि कह रहा है 2,5, और जो y की वैल्यू आएगी वो आपकी 0 आएगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -7,0, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 2,3 7 2/3 7/9 14/15 का लघुत्तम समापवर्त पूछ रहा है, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम पूछ रहा है। अब आपने पढ़ा होगा कि अगर ये फ्रैक्शन में नंबर दिए हुए होते हैं तो अगर एलसीएम पूछता है तो फ्रैक्शन के ऊपर वाले नंबरों का भी एलसीएम करेंगे और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ करेंगे। अगर इधर एलसीएम लिखा है, अगर इधर एचसीएफ लिखा है तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ करेंगे और नीचे वाले नंबर का एलसीएम करेंगे। तो ऊपर वाले नंबर का क्या करना पड़ेगा, हमें हाई एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो ऊपर नंबर कौन से हैं 2 7 14, तो 2 7 14 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 14, और नीचे का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 3 9 15 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा 3 ही आएगा, तो 14/3 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी भी चार, ये देखिए, द लार्जेस्ट इंटीजर विच कैन डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज। अब देखिए कोई दिया एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, तो आप कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है कि लगातार वाले, ठीक है। तो 4 कॉन्जिक्यूटिव अगर आप नंबर ले लेंगे तो यही ले लीजिए 1 2 3 4, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए आपके। अब क्या कह रहा है, लार्जेस्ट इंटीजर विच कैन डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब अगर आप इनका क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, लार्जेस्ट इंटीजर पूछ रहा है, मतलब वो जो नंबर होगा वो इन सब से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो इन सब से डिवाइड होने के लिए हम इन सब का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। अब अगर इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 24, मतलब जो 24 नंबर होगा, ठीक है, वो नंबर इन चारों नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 24 होगा। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं दोस्तों। एक या दो क्वेश्चन में शायद दिक्कत है, एक ये 116 वाला है और एक सीडीपी वाला है। इसका आंसर ज़्यादातर तो लोगों का मतलब ज़्यादातर जो मैंने नेट पे देखा है तो वो 1/2 ही आ रहा है, बट मेरा सॉल्व करने पे 2 आ रहा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँगा वो साइंस की करूँगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने जो सुझाव हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो साइंस का अपलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।